नहीं। अगले दिन सुबह 11:30 बजे शीला देवी के घर की बेल बजी। शीला देवी जो कि हॉल के सोफे पर बैठी रूही से अपने पैरों की मालिश करवा रही थी, वो बोली, जा देख कौन आया है। रूही उठी और जाकर दरवाजा खोला। सामने खड़े अपने पापा को देखते ही रूही भागकर नीलेश जी के गले लगते हुए अपनी आंखों में आंसू लाकर बोली, पापा आप कैसे हो, कितने दिन हो गए आपसे मिले। तभी रूही की आवाज सुनकर शीला देवी भी वहां आ गई और तंज भरी मुस्कान लेकर बोली, देखो तो कैसे लिपट कर रो रही है, जैसे ये जेल से छुटकर निकली हो। रूही अपने पापा से अलग हुई और शीला देवी की बातों को इग्नोर करते हुए बोली, आइए पापा अंदर चलते हैं। शीला देवी, ए क्या ये तुम्हारा घर नहीं है, कहाँ घुसी जा रही है। तेरा बाप तुझे 2 साल के बाद लेने आया है, अपना सामान ले और निकल यहाँ से। और जितने दिन यहाँ रही है ना उसके पैसे देकर जा, ये कोई धर्मशाला नहीं है जो हर कोई फ्री में आएगा और रहने लग जाएगा। ये सुनते ही नीलेश जी का गुस्सा फट पड़ा। वो जोर से चीखे, शीला ये घर जितना तुम्हारे पति का था उतना मेरा भी था। मैं यहाँ से चला गया तो इसका मतलब ये नहीं कि अब सिर्फ ये तुम्हारा है। भूलो मत मैं भी जिंदा हूँ। अरे जाओ जाओ, जिस दिन तुम्हारा भाई मरा उससे तुमने वादा किया था कि तुम ये घर मेरे बेटे के नाम कर दोगे। इतना शोर शराबा सुनकर वैदिक भी वहां आ गया और बोला, सही कहा माँ आपने। और नीलेश जी को घृणा भरी नजरों से देखते हुए बोला, क्या कोई जुबान नहीं है आपकी, अपने मरते हुए भाई से भी झूठ बोला, बहुत गलत बात है। कभी नहीं, नीलेश जी चिल्लाई और अपनी आंखों को बंद कर अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगे। ठीक है तुम यही चाहते हो तो चलो मैं अभी ये घर तुम्हारे नाम कर देता हूँ। रूही ने अपने पापा का हाथ पकड़ा और बोली, लेकिन पापा इस घर के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है। चाचा जी के कर्जे के लिए आपने अपनी सारी प्रॉपर्टी को बेच दिया, अब आप कहाँ जाओगे और क्या करोगे। क्या आप ये घर भी इन्हीं को दे दोगे। नीलेश जी बोले, मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ मेरी बच्ची, मैंने तुम्हारे चाचा से वादा किया था कि मैं ये घर वैदिक के नाम कर दूंगा और आज वो दिन आ गया है। जाओ तुम अपना सामान बांध लो, वापस आते ही तुम्हें अपने साथ जयपुर ले जाऊंगा। तुम्हारा बाप अभी इतना कमाता है कि अपनी बच्ची के सपने को पूरा करवा सके। वैदिक ने शीला की तरफ देखकर एक चीत भरी मुस्कान दी। वैदिक बोला, चलो तो फिर किस बात की देरी है, जल्दी से बैठो गाड़ी में और चलो कोर्ट में, अभी ये घर मेरे नाम करवाओ। और तभी दोनों कार में बैठकर कोर्ट के लिए निकल गए। रूही भी अपना सामान पैक करने स्टोर रूम में चली गई। उसके पास ज्यादा कुछ सामान नहीं था, 4 जोड़े सूट, वो भी शीला देवी के पुराने, और रूही की मां की एक तस्वीर और रूही के सारे डॉक्यूमेंट। इन सभी चीजों को उसने उस छोटे से सूटकेस में रख दिया जिसे नीलेश जी अपने साथ लाए थे। करीब 1.5 घंटे बाद नीलेश जी वापस आ गए और शीला देवी को 2 लाख रुपए देकर बोले, ये रहा तुम्हारा किराया, और रूही के साथ अपनी कार में बैठकर जयपुर के लिए निकल गए। दूसरी तरफ जयपुर के एक पोश इलाके में बेहद खूबसूरत पैलेस, जिसके बाहर सुनहरे अक्षरों में लिखा था राठौड़ पैलेस। तभी उस पैलेस का बड़ा सा मेन गेट खुला और एक साथ 3 से 4 ब्लैक सेट रेंज रोवर पैलेस के अंदर घुसी और पैलेस के सोने और चांदी से बने एक गेट के सामने आकर रुकी। सबसे आगे वाली गाड़ी के कंडक्टर साइड का डोर खुला और सूर्य बाहर आया, जिसने पीछे वाला डोर खोला, जिसमें से उदयवीर राठौड़ अपने जीरो फेस एक्सप्रेशन से बाहर निकला। बाकी 3 गाड़ियों में हट्टे कट्टे गार्ड बैठे थे। यूवी अपने घर में किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। उसके परिवार में उसकी माँ, एक छोटी बहन, दादी, चाचा चाची, उनके 3 बच्चे, जिसमें 2 भाई 1 बहन थे। यूवी सिर्फ कुछ देर अपनी दादी के कमरे में रहता और फिर अपने कमरे में चला जाता या फिर घर से बाहर रहता। यूवी अपने घर के अंदर आया। घर के बीचों बीच परिवार के सभी सदस्य सोफे पर बैठकर हंस-हंस कर बात कर रहे थे। तभी अश्विन यानी कि यूवी के चाचा जी की नजर यूवी पर पड़ी, जो उन्हें देखते हुए उन्हीं की तरफ पड़ रहा था, लेकिन वो कुछ बोल पाते इससे पहले सभी यूवी को देखकर एकदम चुप हो गए। यूवी उनके पास आकर अपनी दादी और फिर माँ फिर चाचा चाची के पैर छूकर बोला, हमारा खाना कमरे में भेज देना, हम अपने कमरे में खाना खाएंगे। और फिर ऊपर कमरे में चला गया। यूवी के जाते ही शुभ, जो कि यूवी के चाचा चाची का बेटा था, एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, हाँ ये भाई से इतने खतरनाक एक्सप्रेशन से आते हैं, ऐसा लगता है यमराज जी के साक्षात दर्शन धरती पे ही हुए। तभी अवंतिका जी ने एक चपत उसके सर पर मारी और बोले, बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी, मुझे लगता है तुम्हें एक दिन के लिए उसी के पास छोड़ देना चाहिए, तभी तुम सुधरोगे। नहीं नहीं मासा प्लीज नहीं, या तो खुद ही अपने बेटे को सूली पर चढ़ा रही है, प्लीज नहीं, भाई साहब के पास मुझे नहीं जाना। ये कहते हुए शुभ अपनी माँ के पैरों के पास नीचे बैठ गया। त्रिवेदी जी यानी कि यूवी की दादी बोली, उस एक हादसे ने हमारे बच्चे का व्यवहार ही बदल दिया, एकदम पत्थर दिल बना दिया उसने। रस्ते हैं हम अपने बच्चे के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान देखने के लिए। तभी सबके चेहरे पर उदासी छा गई और अश्विन जी बोले, मासा हमें लगता है जब उनके जीवन में कोई लड़की आएगी तभी उनको कोई खुशियां मिलेगी, तभी वो हमारी तरह खुशी खुशी जीवन में आगे बढ़ेगा। तभी साक्षी जी जो कि अश्विन जी को अपना छोटा भाई मानती थी बोली, भैया लेकिन उससे बात कौन करेगा। प्रीत जो यूवी की छोटी बहन थी बोली, मुझे तो लगता है भाई साहब लव मैरिज करेंगे। शिवी जो छोटी बहन थी मुंह फाड़े प्रीत को देखते हुए बोली, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कौन लड़की ऐसे इंसान से प्यार करेगी जिसकी नजरों से सामने वाला आदमी मर जाए। दादी बोली, तुम सब चुप रहो और हाथ जोड़कर भगवान से बोली, हे भगवान जैसे आपके क्रोध को शांत करने वाली माँ पार्वती है, वैसे ही मेरे बच्चे के जीवन में भी उसे संभालने वाली बच्ची भेज दो। हर हर महादेव। क्या जयपुर शक्ल बदलने वाली है रूही की जिंदगी, क्या सच में दादी की मनोकामना पूरी होगी। जानने के लिए सुनते रहिए तू नहीं तो कोई नहीं। एपिसोड 4 तू नहीं तो कोई नहीं। रूही और नीलेश जी शाम के करीब 7 बजे जयपुर पहुंचे। नीलेश जी ने रूही के लिए अलग से एक फ्लैट किराए पर लिया था। उनका कुछ सामान सरकारी क्वार्टर में था और कुछ उन्होंने रूही के लिए इस फ्लैट पर रखवा दिया था। उनकी गाड़ी एक 10 मंजिला इमारत के सामने आकर रुकी और नीलेश जी बोले, बेटा तुम यहाँ उतरो, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। रूही हल्का सा सिर हाँ में हिलाकर गाड़ी से नीचे उतर गई और इधर उधर देखने लगी। नीलेश जी गाड़ी पार्क करने के लिए पार्किंग एरिया में चले गए। तभी रूही की नजर एक सड़क के किनारे खड़ी लड़की पर गई जो एक ऑटो ड्राइवर से बहस कर रही थी। ओ भैया आपने पहले मुझे यहाँ तक छोड़ने के 150 रुपए बोले थे और अब आप मुझे 250 रुपए बोल रहे हो, यार तुम लोगों का ये गलत है। ऑटो ड्राइवर नीचे उतरकर एकदम उस लड़की के सामने खड़ा हो गया और बोला, अच्छा और तुमने जो हर 15 मिनट में ऑटो रुकवाकर शॉपिंग करी है वो तो तुमने बहुत अच्छा काम किया है ना, आधे घंटे का रास्ता 1.5 घंटे में पूरा हुआ है। लड़की, हाँ तो क्या हुआ, मैं कहीं और तो नहीं गई ना, रास्ते में ही तो ऑटो रुकवाई थी। ड्राइवर, ओ मैडम मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हारी वजह से मेरा 1 घंटा वेस्ट हो गया, जल्दी से मेरे पैसे निकालो वरना 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 क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। तभी वहां रूही आई और ड्राइवर को 250 रुपए देकर बोली, लीजिए भैया आप जाइए। तभी वो लड़की इतना ही बोल पाई नहीं, लेकिन ये रूही ने उसके हाथ पकड़ लिया और उस लड़की को चुप रहने का इशारा किया। ड्राइवर पैसे मिलते ही बड़बड़ाते हुए वहां से चला गया। लड़की, तुमने पैसे क्यों दिए, वो बेवजह 100 रुपए ज्यादा ले गया। रूही, कोई बात नहीं, वो पूरा दिन इतना मेहनत करते हैं, 100 रुपए ज्यादा ले लेंगे तो क्या हुआ। लड़की, वैसे तुम कौन हो, पहले तो कभी तुम्हें यहाँ नहीं देखा। रूही,
जी, हमारा नाम रूही है। हम आज ही दिल्ली से यहाँ रहने आए हैं। वो हमारे पापा हैं। रूही ने बिल्डिंग के पास खड़े नीलेश जी की तरफ इशारा करके कहा। लड़की ओह, और अपना हाथ रूही की तरफ बढ़ाते हुए बोली, हाय, मेरा नाम शिवी है। वैसे मेरा पूरा नाम शिवानी है, पर सभी मुझे प्यार से शिवी बुलाते हैं। रूही ने हंसकर शिवी से हाथ मिलाया और अपने पापा के पास आई और शिवी से मिलवाने लगी। पापा देखिए, ये शिवी है, इन्हीं के लिए मैंने आपसे पैसे मांगे थे। शिवी हाथ जोड़ते हुए बोली, नमस्ते अंकल, मैं यहीं इसी बिल्डिंग में रहती हूँ। मुझे रूही ने बताया आप लोग आज ही यहाँ रहने आए हैं। नीलेश जी, हाँ बेटा, लेकिन हम पिछले 2 साल से यहाँ एसआई की पोस्ट पर काम कर रहे हैं। हम आज ही रूही को यहाँ लाए हैं। कल हम रूही का एडमिशन यहीं के कॉलेज में करवाएंगे। शिवी, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे कौन से कॉलेज में करवा रहे हैं आप रूही का एडमिशन? नीलेश जी, शिव शक्ति यूनिवर्सिटी में बेटा। शिवी चखते हुए बोली, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने भी वही एडमिशन लिया है। मैंने आईटीईपी में एडमिशन लिया है। तुम किस में लोगी? रूही, जी, मुझे भी इसी में लेना है। शिवी ने चीखते हुए रूही को गले लगाया और बोली, यार तुमने मेरी सबसे बड़ी टेंशन को दूर कर दिया। मैं यही सोच रही थी कि मैं अकेले कॉलेज कैसे जाऊंगी, लेकिन अब मेरी टेंशन खत्म। अब तो तुम हो ना मेरे साथ। रूही मुस्कुरा दी और बोली, हाँ बिल्कुल, और अब मैं भी अकेली नहीं रहूंगी। नीलेश जी हंसते हुए बोले, सारी बातें यही कर लोगे क्या तुम दोनों? ऊपर नहीं चलना क्या? शिवी हल्की सी चपत अपने सिर पर मारते हुए बोली, मैं भी कितनी पागल हूँ, अपनी बातों में भूल ही गई, हमें घर भी जाना है। नीलेश जी बोले, कोई बात नहीं, चलो अब चलते हैं। और तीनों लिफ्ट के सामने आकर खड़े हो गए। नीलेश जी ने लिफ्ट का बटन दबाया तो लिफ्ट खुल गई। रूही कुछ घबराई हुई खड़ी थी। नीलेश जी रूही को देखते ही समझ गए कि रूही डर रही है। उन्होंने रूही का हाथ पकड़ा और बोले, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। और रूही का हाथ पकड़कर लिफ्ट में चढ़ गई। साथ में शिवी भी अंदर आ गई। शिवी अपने फ्लोर का बटन दबाते हुए बोली, अंकल आप कौन से फ्लोर पर जाने वाले हैं? नीलेश जी, 7वें फ्लोर पर बेटा। शिवी फिर चिल्लाई, क्या ये हुई ना बात, मैं भी 7वें फ्लोर पर ही रहती हूँ। और रूही को कंधे से मारते हुए बोली, फिर तो मैं किसी भी टाइम तुम्हें परेशान करने आ जाऊंगी। रूही बस मुस्कुरा दी। कुछ ही देर में एक टंग की आवाज से लिफ्ट खुली। तीनों बाहर आए और नीलेश जी अपने फ्लैट का दरवाजा खोलने लगे। उन्हीं के सामने वाले फ्लैट को शिवी ने खोला और बोली, कल सुबह मुझे भी कॉलेज जाना है, तुम जब जाओ तो मुझे भी बता देना। रूही बोली, ठीक है, तुम आराम कर लो, और अंदर चली गई। ये एक 2 BHK फ्लैट था। रूही फ्लैट को देखकर बेहद खुश हो गई और अपने पापा को गले लगाकर बोली, पापा ये फ्लैट बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। नीलेश जी ने रूही के माथे को चूमा और बोले, मेरी बच्ची, यहाँ मैंने सारी चीजों का इंतजाम कर दिया है। जिन जिन चीजों की जरूरत तुम्हें होगी वो सभी चीजें यहाँ मौजूद है। अब तुम नहा लो और फिर खाना बना लेना। रूही जी पापा कहते हुए कमरे में चली गई और कुछ ही देर में फ्रेश होकर खाना बनाने लगी। रूही ने खाना टेबल पर सजाया और आवाज लगाई, पापा खाना लग गया है, आइए खा लीजिए। नीलेश जी वहाँ आए और चेयर खींचकर बैठते हुए बोले, अरे वाह, खाना तो दिखने में काफी टेस्टी लग रहा है। रूही बैठते हुए बोली, मैंने बहुत प्यार से बनाया है पापा, खाकर बताइए ना कैसा बना है। और नीलेश जी को देखने लगी। नीलेश जी ने एक निवाला मुंह में डाला और बोले, वाह, लाजवाब मेरी बेटी, क्या खाना बनाया है। मेरी बेटी खाना बनाए और टेस्टी ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता, बहुत अच्छा है, तुम भी शुरू करो। ये सुनते ही रूही की आंखों में चमक आ गई और मुस्कुराते हुए अपना खाना खाने लगी। नीलेश जी अपना खाना खत्म करके चेयर से उठते हुए बोले, बेटा जल्दी सो जाना, कल सुबह 9 बजे ही हमें कॉलेज जाना है। रूही बोली, जी पापा। नीलेश जी कमरे में चले गए। रूही ने भी अपना खाना खत्म किया और बाकी बचा काम करके अपने बिस्तर पर लेट गई। वो चुपचाप ऊपर सीलिंग को देख रही थी। वो खुद से बोली, मैं कल से अपने जीवन में आगे बढ़ जाऊंगी, मुझे बस मेरे पापा का सपना पूरा करना है, मैं अपने पापा का नाम रोशन जरूर करूंगी। ये सब सोचते सोचते रूही कब नींद की आगोश में चली गई उसे पता ही नहीं चला। दूसरी तरफ जंगलों के बीच बनी सड़क पर चमकती हुई 3 से 4 गाड़ियां लाइन से चल रही थी। सबसे आगे वाली गाड़ी की पीछे वाली सीट पर बैठा उदयवीर बोला, कोई और इन्फॉर्मेशन मिली? सूर्या, बॉस, उस एसआई ने एक फ्लैट किराए पर लिया है और वो कल दिल्ली गया था। क्या करने गया था उसके बारे में अभी पता नहीं चला, लेकिन मैंने कुछ और आदमियों को काम पर लगा दिया, जल्द ही सब पता चल जाएगा। योगी खिड़की से बाहर देखते हुए बोला, जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी पता करो। सूर्या, जी बॉस। क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए, तो नहीं तो कोई नहीं।